ऐसी वीडियो रोज देखने के लिए आप मेरी वीडियो को लाइक करें, इस पे कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मारवा हाउस में तभी अचानक से आर्यन आगे आता है और अपने एक हाथ से रोहित और दूसरे हाथ से अनिका का हाथ पकड़ लेता है। फिर कहता है, पहले आप दोनों यहाँ बैठ जाइए। ऐसा कहकर वह उन दोनों को बेड के एक कोने पर बिठा देता है। दरअसल आर्यन रोहित और अनिका के आने के बाद से ही उनके चेहरे पर मौजूद बारीक परेशानी की लकीरों को देख पा रहा था। हालांकि दोनों पति पत्नी अपनी परेशानी को बच्चे के सामने जाहिर नहीं होने देना चाहते थे। इसके बावजूद आर्यन उस कसमकस को देख सकता था जो उन दोनों के अंदर चल रही थी। उसे यह गुण अपने माता पिता के विरासत में मिला था कि वह बारीकी से बारीक चीज को नोटिस कर सके, खासकर सामने वाले के मनोभाव को पढ़ सके, अब चाहे वह उसके खुद के माता पिता ही क्यों न हो। फिर आर्यन एक कदम पीछे हटते हुए अपने दोनों भाई बहनों की तरफ देखता है और आंखों ही आंखों में कुछ इशारा करता है। इसके बाद वह वापस रोहित और अनिका की तरफ मुड़ जाता है। फिर उन दोनों की तरफ देखकर कहता है, क्या आप हम सभी से कोई जरूरी बात करना चाहते हैं? क्या कुछ ऐसा है जो हमें पता होना चाहिए और जिसके बारे में हम कुछ नहीं जानते? रिया, आर्यन और अलेक्जेंडर तीनों की ही आदतें और स्वभाव अलग अलग तरह के थे। इसके बावजूद ट्रिपलेट होने की वजह से वह एक दूसरे की बात को बड़ी ही आसानी से समझ सकते थे। आर्यन के इशारे पर तुरंत रिया और अलेक्जेंडर भी आगे बढ़कर अपने माता पिता के करीब आ जाते हैं। वह दोनों भी समझ जाते हैं कि कोई न कोई विपरीत परिस्थिति उनके मॉम डैड के सामने आकर खड़ी हो गई है। अब अलेक्जेंडर कहता है, क्या फिर से हम में से किसी पर अटैक होने वाला है? अगर ऐसा है तो आपको हमारी तरफ से परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप जैसा कहेंगे हम बिल्कुल वैसा ही करेंगे। हमारी तरफ से आपको किसी तरह की शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। आपने देखा ना, इस बार रिया ने भी इतने दिनों तक अपने फोन, इंटरनेट किसी को भी हाथ तक नहीं लगाया। तभी रिया आगे बढ़कर अनिका के गले में अपनी दोनों बाहें डालती हुई कहती है, आप दोनों के बिना रहना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी कुछ दिनों के लिए हम मैनेज कर सकते हैं। बोथ ऑफ यू डोंट वरी। अपने बच्चों की ऐसी समझदारी भरी बातें सुनकर रोहित और अनिका एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। उनके बच्चों को कहां पता था कि इस बार मामला कुछ दिनों का नहीं बल्कि सालों का है। अपने बच्चों के बिना रहना खुद रोहित और अनिका के लिए बेहद मुश्किल था। उनके चेहरे की उदासी अब पहले से कहीं ज्यादा और साफ साफ दिखाई दे रही थी, क्योंकि वह समझ चुके थे कि अपने बच्चों से कुछ भी छुपाने का कोई फायदा नहीं है। उनके बच्चे छोटे जरूर थे, लेकिन अपनी उम्र से कहीं ज्यादा समझदार थे। वैसे भी इस तकलीफ में उन पांचों को एक साथ गुजरना था। अब जब अनिका पलटकर अपने तीनों बच्चों की तरफ देखती है तो उसका दिल पसीज जाता है। उसे महसूस होता है कि उसके दोनों हाथ एकदम बर्फ की तरह ठंडे हो गए हैं। दिल की धड़कनें भी बढ़ गई हैं, चेहरा गर्म हो गया है। इस वक्त उसके लिए कुछ भी कह पाना बेहद मुश्किल हो रहा था, लेकिन वह अच्छी तरह जानती थी कि उसे अपने निर्णय पर अडिग रहना होगा। अंततः वह बोलना शुरू करती है, ऐसा कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें सब बताती हूँ। पहले तुम तीनों यहाँ मेरे पास आकर बैठो। वहीं दूसरी तरफ जस्ट सेफ हॉस्पिटल मॉरिशस। डॉक्टर रत्नेश सेन अपने केबिन में पहुँच जाते हैं और अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, हेलो इंस्पेक्टर, क्या बात है? इतनी सुबह सुबह आपको हमारी याद आ गई? इस वक्त डॉक्टर रत्नेश सेन के केबिन में इंस्पेक्टर के साथ उसके 4 साथी और भी मौजूद थे। इंस्पेक्टर अपनी जगह से खड़े होकर डॉक्टर रत्नेश सेन के हाथ मिलाता है और मुस्कुराकर कहता है, अब आपने राज ही इस तरह से छुपाए हुए हैं कि हमारा काम अचानक से बढ़ गया। अब सुबह सुबह आपको ना याद करे तो हमारा काम कैसे पूरा होगा? इंस्पेक्टर की बात सुनकर डॉक्टर रत्नेश सेन को यह बात समझने में बिल्कुल भी देर नहीं लगती कि इंस्पेक्टर भी ठीक उसी मुद्दे पर बात करने के लिए यहाँ आया है। डॉक्टर रत्नेश सेन हंसते हुए अपने एक हाथ से इंस्पेक्टर को बैठने का इशारा करते हैं और खुद अपनी कुर्सी की तरफ बढ़ते हुए कहते हैं, चलिए इसी बहाने सही कम से कम आपके जैसे नामी और ईमानदार इंस्पेक्टर पुनर्रूपण के कदम हमारे अस्पताल में तो पड़े। फिर एक पल रुक कर आगे कहते हैं, और अगर
हम राज नहीं रखेंगे तो इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के लिए काम कहाँ से आएगा? आपका क्या कहना है इस बारे में? इंस्पेक्टर पुनर्रूपन कहते हैं। इंस्पेक्टर पुनर्रूपन जवाब देते हुए कहते हैं, फिलहाल मेरा कहना यही है कि आप काफी खुश मिजाज किस्म के डॉक्टर हैं, और दूसरा कहना यह है कि जो इन्फॉर्मेशन हमें मिली है उसके सच होने की संभावना काफी बढ़ गई है। डॉक्टर रत्नेश सेन हंसते हुए कहते हैं, बेशक आप काफी तेज हैं और होना भी चाहिए। आखिरकार इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के ओहदेदार हैं। बाकी क्या सच है और क्या झूठ, यह तब तय होगा जब आप मुझे बताएंगे कि मामला क्या है। डॉक्टर रत्नेश ने ऐसा कहने के बाद इंस्पेक्टर पुनर्रूपन अपने साथ आए हुए साथी को इशारा करता है। उसका साथी आगे बढ़कर कुछ पेपर डॉक्टर रत्नेश सेन की तरफ आगे बढ़ा देता है। डॉक्टर रत्नेश उस पेपर को अपने हाथ में लेकर बारी बारी देखने लगते हैं। जैसे जैसे वह एक एक पेपर को पढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं, वैसे वैसे उनके चेहरे का हाव भाव बदलने लगते हैं। सभी पेपर को अच्छी तरह देख लेने के बाद डॉक्टर रत्नेश लंबे गहरी सांस लेते हैं और पेपर को अपने सामने टेबल पर रख देते हैं। इसके बाद इंस्पेक्टर रूपन की तरफ देखने लगते हैं। मारवा हाउस। ऐसा कहकर अनिका बिस्तर पर घूमकर बैठ जाती है। रोहित भी अपनी जगह से घूम जाता है। तीनों बच्चे उन दोनों के सामने बेड पर आकर बैठ जाते हैं। अनिका बारी बारी तीनों बच्चों के सिर पर हाथ फेरती है और उसके बाद कहना शुरू करती है, तुम तीनों को अपनी आगे की एजुकेशन के लिए हम सभी से दूर जाना होगा। यह सुनते ही तीनों बच्चे सुन पड़ जाते हैं। उन्हें अपने कानों पर यकीन नहीं होता। कुछ ही पलों में रिया सचेत हो जाती है और फिर बोल पड़ती है, पर इसकी क्या जरूरत है मॉम? कहीं आप मेरी वजह से तो ऐसा फैसला नहीं ले रही है ना? अब मैं बिल्कुल बदल गई हूँ मॉम। अपने दोनों भाइयों की तरफ हाथ करते हुए रिया आगे कहती है, पूछो इन दोनों से, मैं टाइम पर अपनी अपनी स्टडी करती रहती हूँ। फोन और गेम में भी ज्यादा वक्त नहीं बिताती। रिया की बात सुनकर अनिका का दिल भर आता है और उसे रिया पर बेहद प्यार आता है, लेकिन अपनी भावनाओं को छुपाकर अनिका जवाब देती हुए कहती है, जरूरत है रिया, और सिर्फ इतना ही नहीं, तुम तीनों को अपनी पहचान भी छुपानी होगी। तुम्हारे यहाँ से चले जाने के बाद यह बात किसी को भी मालूम नहीं होगी कि तुम तीनों यहाँ से कहीं और जा चुके हो। यह सुनते ही तीनों बच्चे के चेहरे के हाव भाव बदल जाते हैं। जितनी मजबूती से अनिका ने यह बात रखी थी, उससे यह स्पष्ट हो चुका था कि उनके माता पिता पहले ही यह तय कर चुके हैं कि उन तीनों को यहाँ से जाना होगा। उन्हें भेजने की प्लानिंग पहले ही की जा चुकी है। तीनों एक दूसरे के चेहरे की तरफ देखने लगते हैं। एलेक्जेंडर भावनात्मक स्तर पर काफी मजबूत था। इसके बावजूद भी उसकी आंखें भर आती हैं। आर्यन कुछ बोलने की कोशिश करता है, लेकिन वह पाता है कि उसके गले से आवाज नहीं निकल रही। उसकी भरी हुई आंखों के साथ साथ उसका गला भी रुक जाता है। आर्यन और एलेक्जेंडर की ऐसी हालत देखकर रोहित और अनिका यह मान लेते हैं कि यह सुनकर जब आर्यन और एलेक्जेंडर की ऐसी हालत है तो रिया न जाने कैसे रिएक्ट करेगी। जब रिया को संभालना बेहद मुश्किल होने वाला है। वह जैसे ही रिया की तरफ देखते हैं, रिया पूछती है, लेकिन बताइए तो सही कि हमें यह क्यों करना है? यहाँ इंडिया में भी अच्छी से अच्छी एजुकेशन ली जा सकती है, लेकिन आपकी बात से ऐसा लगता है कि हमें यहाँ से भेजने का मकसद हमारे एजुकेशन नहीं है, बल्कि हमें छुपाना है। इसलिए हमें हमारी पहचान बदलने के लिए कहा गया है ना मॉम? अपने बच्चों की समझदारी और बारीक नजर पर अनिका और रोहित दोनों को ही उन पर गर्व महसूस होता है, लेकिन यह घड़ी गर्व से ज्यादा दर्द भरी थी। फिर वह रोहित की तरफ देखते हुए कहती है, डैड प्लीज मॉम को समझाइए ना, अभी इन सब चीजों की क्या जरूरत है? हम हायर एजुकेशन के लिए बाहर चले जाएंगे, लेकिन अभी से ऐसा मत कीजिए। मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगी जिसकी वजह से मॉम को परेशानी हो। जिसके लिए आप दोनों मना करेंगे, मैं उस बात को एक बार में मान जाऊंगी। मैं किसी चीज के लिए भी जिद नहीं करूंगी। ऐसा करने से मेरे साथ साथ मेरे दोनों भाइयों को भी बिना वजह पनिशमेंट ही मिलेगी। उन दोनों ने तो ऐसा कभी कुछ किया भी नहीं है कि उन्हें सजा भी मिले। रिया की इस बात पर रोहित सिर्फ खामोश होकर उसकी तरफ देखता रहता है और फिर अपना एक हाथ आगे बढ़ाकर उसके गाल पर हाथ रख देता है और फिर वापस नीचे कर लेता है। रोहित के इस तरह के व्यवहार को देखकर रिया नाराज होते हुए रोहित से कहती है, क्या आप भी मॉम की इस बात में शामिल हैं?
क्या यह सब इतना जरूरी है कि हमें आप दोनों से दूर रहना पड़े? क्या यहाँ पर हमें इतना खतरा है कि हमें आप दोनों से दूर कहीं फॉरेन में जाकर छिपना पड़े? एक पल रुक कर वह दोबारा कहना शुरू करती है, डैड, आप तो सबसे पावरफुल है ना, तो फिर हमें इस तरह यहाँ से जाने के लिए क्यों कह रहे हैं? क्या आप मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते? क्या आप हम तीनों में से किसी से भी प्यार नहीं करते? रिया का एक एक शब्द रोहित का सीना भेद रहा था। वह कैसे बताता कि शायद कुछ ही दिनों के बाद नई जगह पर जाकर नए दोस्त के बीच तीनों बच्चे घुलकर मिलकर रहने लगेंगे और उस माहौल में रहने की उन्हें आदत भी पड़ जाएगी। लेकिन रोहित के लिए उनके बिना रहना कितना मुश्किल होगा। हर पल सालों की तरह निकलेगा। रिया सिर्फ उनकी लाडली नहीं थी, अगर देखा जाए तो रिया में रोहित की जान बसती थी। रिया के सवाल पर रोहित उसका हाथ पकड़कर अपनी गोद में बिठा लेता है और कहना शुरू करता है, तुम्हारे मॉम डैड को किसी के डर की वजह से अपने बच्चों को खुद से दूर भेजने की ना कोई जरूरत है और ना ही कभी जरूरत होगी। दरअसल अब तुम इतने बड़े हो चुके हो कि पूरी दुनिया की एक्सप्लोर कर सको, अपनी ताकत को पहचान सको और उसे बढ़ा सको। तुम सभी को हमारे साथ रहने के बावजूद हमेशा सिक्योरिटी के साथ चलना पड़ता है और मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम तीनों में से किसी को भी यह बिल्कुल पसंद नहीं। अगर तुम अपनी पहचान नहीं छुपाओगे तो तुम्हें इसी तरह सिक्योरिटी में रहकर ही अपने सारे काम करने पड़ेंगे और साथ ही सिक्योरिटी के दायरे में भी रहना होगा। हम चाहते हैं कि तुम इस सिक्योरिटी के दायरे से बाहर निकलकर अपनी जिंदगी को जी सको, कुछ नया सीख सको, इस दुनिया के कायदे को जान सको, समझ सको। कम से कम कुछ साल तो ऐसा ही किया जा सकता है। इस बार अलेक्जेंडर कहता है, डैडी, क्या सिर्फ यही वजह है? मुझे ऐसा नहीं लगता कि आप सिर्फ इतने ही हैं। अलेक्जेंडर के सवाल पर रोहित खामोश रह जाता है। वह समझ नहीं पाता कि इस बात को आगे का क्या जवाब दे।